क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सिर्फ एक धातु के कम होने से आपकी सुनने की शक्ति पर असर पड़ सकता है? या जब शरीर से फैट कम होता है तो एक अंग बढ़ने लगता है? ये कोई पहेलियां नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद के बहुत गहरे सिद्धांत है। नमस्कारम, हम व्योम वैद्य आपका संहिता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 11 की यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ। जी, आज हम सिर्फ श्लोक नहीं पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम आयुर्वेद के दो सबसे बड़े दिमागों की एक वैचारिक लड़ाई देखेंगे। अच्छा। हाँ, एक तरफ है आचार्य चरक, जिन्हें हम एक काया चिकित्सक, एक फिजिशियन की तरह देख सकते हैं, जो हमेशा पूरे शरीर पर पड़ने वाले असर को देखते हैं। और दूसरी तरफ है आचार्य सुश्रुत, एक सर्जन, जिनकी नजर हमेशा समस्या की जड़ पर होती है, मतलब लोकल लक्षण पर। मतलब एक ही बीमारी पर उसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। आज हम धातु क्षय यानी शरीर के ऊतकों की कमी को इन्हीं दो चश्मों से देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए पहली धातु रस धातु से इस खोज को शुरू करते हैं। जब शरीर का पहला पोषण द्रव रस कम होता है तो वाग्भट क्या कहते हैं? वाग्भट कई लक्षण बताते हैं। श्लोक है, रसे रौक्षम श्रमः शोषो ग्लानिः शब्द सहिष्णुता। इसमें रूखापन, थकान, ये सब तो समझ आता है, लेकिन एक लक्षण बड़ा अनोखा है। कौन सा? शब्द असहिष्णुता, यानी तेज आवाज बर्दाश्त न कर पाना। तेज आवाज का शरीर के पोषण से क्या लेना देना? ये तो बहुत अजीब है। यही तो आयुर्वेद का सौंदर्य है। चलिए अपने मन में एक तस्वीर बनाते हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए एक सूखे रेगिस्तान की, जहां एक इंसान गर्मी और रूखेपन से परेशान होकर अपने कान बंद किए हुए हैं। जब शरीर में रस यानी नमी कम होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम भी उसी रेगिस्तान की तरह रूखा और संवेदनशील हो जाता है। वो तेज आवाज जैसी बाहरी उत्तेजना को झेल नहीं पाता। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। जी, तो इसे याद रखने का तरीका है, द रूट साउंड मेक्स मी ड्राई। रसा से रौक्ष्य यानी रूखापन और साउंड से शब्द सहिष्णुता। बहुत खूब, ये तो वाग्भट का नजरिया हुआ। अब आते हैं हमारी आज के मुख्य बहस पर। जी, इसी स्थिति को चरक और सुश्रुत कैसे देखते हैं? क्या वो भी इस आवाज वाली बात से सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके रास्ते यहीं से अलग हो जाते हैं। अच्छा। चरक कहते हैं हृदय द्रवति। इसका मतलब है दिल में एक बेचैनी, एक घबराहट, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। मतलब एक एहसास जो पूरे शरीर में महसूस हो रहा है। बिल्कुल, एक सिस्टेमिक फीलिंग। और सुश्रुत, एक सर्जन होने के नाते वो क्या देखते हैं? वो शायद दर्द की बात करेंगे। आपने सही पकड़ा, वो सीधा पॉइंट पर आते हैं। वो कहते हैं हृत पीड़ा। पीड़ा यानी दर्द। जी, सीने में सीधा स्पष्ट दर्द। कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक लोकलाइज्ड पेन। वाह। तो देखिए, पैटर्न पहली ही धातु में साफ हो गया। चरक जो फिजिशियन है, उन्होंने बेचैनी को पकड़ा, और सुश्रुत जो सर्जन है, उन्होंने दर्द को। वाह, ये तो वाकई एक जासूसी की तरह लग रहा है। चलिए इस पैटर्न को अगली धातु रक्त क्षय में परखते हैं। बिल्कुल। जब खून की कमी होती है तो वाग्भट क्या लक्षण बताते हैं? वाग्भट कहते हैं रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रोक्षता। इसमें दो बातें खास हैं। क्या है वो? पहली, खट्टी और ठंडी चीजें खाने की इच्छा होना, और दूसरी शिरा शैथिल्य यानी नसों का ढीला पड़ जाना, जैसे उनमें जान ही नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन खट्टी और ठंडी चीजों की इच्छा क्यों? इसका क्या तर्क है? इसका भी एक लॉजिक है। आयुर्वेद मानता है कि अम्ल रस यानी खट्टा स्वाद पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो वाग्भट ने इच्छा और नसों की स्थिति बताई। अब चरक और सुश्रुत इस पर क्या कहते हैं? क्या यहाँ भी वही पैटर्न दिखेगा? बिल्कुल, यहाँ तो पैटर्न और भी ज्यादा स्पष्ट है। कैसे? चरक एक फिजिशियन की तरह रक्त की कमी का असर पूरे शरीर के त्वचा पर देखते हैं। वो कहते हैं परुषा स्फुटिता म्लाना त्वग्रुक्षा, यानी त्वचा खुरदुरी हो जाती है, फटने लगती है, मुरझा जाती है। जैसे पानी की कमी से धरती फट जाती है, बिल्कुल वैसे ही। और सर्जन सुश्रुत त्वचा की चिंता नहीं करते। उनकी नजर सीधी शिराओं पर है। वो वाग्भट से सहमत होते हुए कहते हैं कि मुख्य लक्षण शिरा शैथिल्य ही है। अरे हाँ, तो हमारी ट्रिक साफ है। रक्त क्षय में चरक त्वचा को देखते हैं, मतलब त्वचा जो एक सिस्टमिक लक्षण है, और सुश्रुत शिरा को देखते हैं,
मतलब सिरा, जो एक लोकल लक्षण है। बिल्कुल, फिजिशियन बनाम सर्जन। चलिए अब शरीर के तरल ऊतकों से आगे बढ़कर मांस धातु पर आते हैं। जब मसल्स कम होती हैं तो क्या होता है? वाग्भट कहते हैं मांसे अक्षग्लानि, गंडस्फिक शुष्कता, संधि वेदना। इसमें गंडस्फिक शुष्कता का क्या मतलब है? इसका मतलब है गालों और कूल्हों का पिचक जाना और साथ में इंद्रियों में थकावट और जोड़ों में दर्द होना। अच्छा। कल्पना कीजिए एक पत्थर की मूर्ति की जिसके गाल और कूले घिसकर अंदर धंस गए हैं। तो जब शरीर का कुशन यानी मांस खत्म हो जाता है तो ये हिस्से पिचक जाते हैं और फिर हड्डियों पर दबाव बढ़ने से जोड़ों में दर्द होता है। ये तो सीधा और सरल है। इसमें चरक और सुश्रुत क्या नया जोड़ते हैं? सुश्रुत एक और गहरी बात कहते हैं, धमनी शैथिल्य। धमनी, आर्टरीज का ढीलापन। जी, वहीं चरक उदर शुष्कता यानी पेट के पिचक जाने की बात करते हैं। अब अगर हम सिर्फ शैथिल्य यानी ढीलेपन पर ध्यान दें तो एक मास्टर ट्रिक सामने आती है। क्या है वो? ये छात्रों के लिए जरूरी होगी। बहुत जरूरी। सुश्रुत के अनुसार नसों का ढीलापन यानी शिरा शैथिल्य रक्त क्षय में होता है। ठीक है। और धमनियों का ढीलापन यानी धमनी शैथिल्य मांस क्षय में। वीन्स और आर्टरीज, कितना सूक्ष्म अंतर है। जी, और आगे हम देखेंगे कि चरक के अनुसार जोड़ों का ढीलापन यानी संधि शैथिल्य अस्थि क्षय में होता है। वेन्स, आर्टरीज, जॉइंट्स तीनों का ढीलापन अलग अलग धातु क्षय से जुड़ा है। कमाल है। तो मांस कम होने से जोड़ों की कुशनिंग चली गई और दर्द होने लगा। लेकिन जोड़ों को सिर्फ कुशनिंग ही नहीं, चिकनाई भी चाहिए। बिल्कुल, लुब्रिकेशन। और वो आती है अगली धातु मेद यानी फैट टिश्यू से। जब शरीर की ये ग्रीस कम होती है तब क्या होता है? यहाँ पर कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। वाग्भट कहते हैं मेदसी स्वप्न कट्या प्लिहो वृद्धि कृशांगता। इसमें कमर में सुन्नपन और दुबलापन तो ठीक है, लेकिन प्लीहो वृद्धि? हाँ, यही सबसे चौंकाने वाला लक्षण है। प्लिया यानी स्प्लीन का बढ़ जाना? एक मिनट, ये तो विरोधाभास है ना? शरीर से फैट घट रहा है और एक अंग का आकार बढ़ रहा है, ये कैसे संभव है? यही तो आयुर्वेद का पैराडॉक्स है और इसे याद रखने की ट्रिक भी यही है। फैट लॉस, बिग स्प्लीन। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? इसके पीछे का तर्क ये है कि मेद धातु मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर का पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अच्छा। और प्लीहा, जो रक्त और मेटाबॉलिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इस असंतुलन को संभालने के लिए जरूरत से ज्यादा काम करने लगती है। ओवरवर्क करती है। जी, और इसी ओवरवर्क के कारण उसका आकार बढ़ जाता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। आधुनिक विज्ञान भी कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रोफी की बात करता है। अब देखते हैं कि हमारे दोनों आचार्य चरक और सुश्रुत इस पर क्या कहते हैं। यहाँ भी उनकी सोच का पैटर्न साफ दिखता है। चरक कहते हैं संधिनाम स्फुटनम, मतलब जोड़ों से चटकने की आवाज आना। जी, तर्क सीधा है। जब जोड़ों की ग्रीस यानी मेद खत्म हो गया तो हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और आवाज करेंगी। नो ग्रीस इक्वल्स नॉइज। ठीक है, ये एक शारीरिक लक्षण है। और सुश्रुत शरीर की इच्छा पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं मेदुर्मांस प्रार्थना। इसका क्या मतलब? यानी शरीर बहुत ज्यादा चिकना वसायुक्त मांस खाने की इच्छा करता है। शरीर वही मांग रहा है जिसकी उसमें कमी है। अच्छा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक लक्षण हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ एक और तुलना सामने आती है। मांसक्षय में जोड़ों में दर्द होता है, वेदना, और मेदक्षय में जोड़ों से आवाज आती है, स्फुटनम, पेन वर्सेस साउंड। ये बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। अब मेद की बाद हम आते हैं शरीर के मुख्य ढांचे पर, अस्थि धातु पर। जी। जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो वाग्भट के अनुसार क्या होता है? वाग्भट कहते हैं अस्थि अस्थितोदा शदनम दंतनख के शादीशु। इसका मतलब? यानी हड्डियों में चुभने वाला दर्द और दांत, नाखून और बालों का झड़ना। अच्छा, तो कल्पना करें एक पुरानी इमारत की जिसका प्लास्टर झड़ रहा है और टाइलें गिर रही हैं। नाखून और बाल, इन सबको अस्थि का ही सह उत्पाद या मल माना गया है। तो जब मुख्य ढांचा यानी अस्थि कमजोर होगा तो उससे जुड़ी ये चीजें भी झड़ने लगेंगी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट आता है जब हम चरक और सुश्रुत की बात करते हैं। आपने सही पकड़ा, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो इसे जरा ध्यान से समझते हैं। बताइए। चरक अस्थि क्षय का लक्षण बताते हैं संधि शैथिल्यम, यानी जोड़ों का ढीला हो जाना। जी। और सुश्रुत कहते हैं अस्थि शूलम, यानी हड्डियों में गहरा दर्द। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है?
असली कंफ्यूजन ये है कि जिस संधि शैथिल्य को चरक अस्थि क्षय का लक्षण मान रहे हैं, उसी लक्षण को सुश्रुत कफ क्षय का लक्षण मानते हैं। अरे, तो मतलब परीक्षा में ये देखना बहुत जरूरी है कि श्लोक किस आचार्य के नाम से पूछा गया है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो शरीर का ढांचा कमजोर हो गया, लेकिन हड्डियों की असली ताकत तो उनके अंदर बसे सार में होती है, यानी मज्जा, बोन मैरो में। जब वो सूखने लगता है तो क्या होता है? जब मज्जा कम होता है तो वाग्भट के अनुसार लक्षण आते हैं। अस्थिनाम मज्जिनी सोशिर्यम भ्रमर स्तिमिर दर्शनम। अस्थिनाम सोशिरियम का मतलब है हड्डियों का खोखला हो जाना। जी, जिसे आज हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जब हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं तो उसका असर सिर पर भी पड़ता है। भ्रमः यानी चक्कर आना, और तिमिर दर्शनम मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। बिल्कुल, इसे याद रखने का तरीका है एम्प्टी बोन्स, एम्प्टी हेड, डार्कनेस। हड्डियां खोखली हुई तो सिर चकराया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जी, चरक इसी बात को आयुर्वेद के एक मूल सिद्धांत से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मज्जा क्षय में लगातार वात के रोग बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का नियम है कि शरीर में जहां भी खाली जगह बनती है उससे भरने के लिए वायु यानी वात दोष आ जाता है। अच्छा, ये कारण है। और सुश्रुत इसे कैसे देखते हैं? सुश्रुत हमेशा की तरह इसे अगली कड़ी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मज्जा क्षय से अल्प शुक्रता होती है, यानी शुक्र धातु की कमी। जी, यह एक सीधी चेन रिएक्शन है। मज्जा ही शुक्र धातु को पोषण देती है, तो लो मज्जा इज इक्वल्स टू लो शुक्रा। तो इस चेन रिएक्शन के साथ हम पहुंच गए शरीर की सबसे अंतिम और सबसे कीमती धातु पर, शुक्र यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जी, जब इसका क्षय होता है तब वाग्भट के लक्षण बहुत ही विशिष्ट लगते हैं। हाँ, बहुत विशिष्ट। वाग्भट कहते हैं शुक्रम चिरात प्रसिच्येत शुक्रम शोणितमेव वा तोदो अत्यर्थम वृषणयोर मेड्रे धूमा यतिवचा। इसका अर्थ है स्खलन में देरी होना, वीर्य में रक्त आना, लिंग और वृषण में तेज दर्द होना, और सबसे अनोखा लक्षण धूमायन। धूमायन, इसका क्या मतलब है? मैंने ऐसा लक्षण पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब है लिंग से गर्म धुआं निकलने जैसी जलन की अनुभूति होना। अच्छा, ये तो सच में बहुत अजीब है। तो इस अंतिम धातु पर हमारे दोनों आचार्यों की बहस कैसे खत्म होती है? क्या यहाँ भी वही फिजिशियन बनाम सर्जन वाला पैटर्न दिखता है? हाँ, और यहाँ ये पैटर्न सबसे ज्यादा साफ और निर्णायक रूप में सामने आता है। कैसे? सुश्रुत के लक्षण वाग्भट की तरह ही पूरी तरह से स्थानीय, मतलब लोकल हैं। जैसे चिराद्वा प्रसेके यानी स्खलन में देरी और वृषण में दर्द, उनकी नजर सीधे अंग पर है। और आचार्य चरक एक बार फिर पूरे शरीर की तस्वीर देखते हैं। वो इन लोकल लक्षणों की बात ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं शुक्र क्षय से दौर्बल्यम मुक्षशोष पांडुत्वम सदनम श्रम होगा, यानी पूरे शरीर में कमजोरी, मुंह का सूखना, शरीर का पीला पड़ जाना। जी, पांडुत्व, थकान और नपुंसकता। जी, उन्होंने समस्या का सिस्टेमिक प्रभाव देखा। तो ये तो इस पूरी चर्चा का सार हो गया। सुश्रुत एक सर्जन की तरह हमेशा उस अंग के स्थानीय दर्द, जलन और बनावट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि चरक एक काय चिकित्सक की तरह हमेशा ये देखते हैं कि उस एक धातु की कमी का पूरे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे पीलापन, कमजोरी, रूखापन या बेचैनी। इसका मतलब ये केवल लक्षणों की एक लंबी सूची नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद के भीतर सोचने के दो अलग-अलग तरीकों को दर्शाता है। बिल्कुल, एक जो अंग पर केंद्रित है और दूसरा जो पूरे जीव पर, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही और जरूरी है। आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना सिर्फ श्लोक याद करना नहीं है, बल्कि उन महान आचार्यों के सोचने के तरीके को समझना ही असली ज्ञान है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्रेम बनाए रखें। आपके कमेंट्स में फीडबैक हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए ऊर्जा देता है। हमारे काम को पसंद करने के लिए धन्यवाद। इन विजुअल्स का अभ्यास करते रहें और हम आपसे संहिता ट्रिक्स YouTube चैनल पर अगले व्याख्यान में मिलेंगे।